Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss a new topic, हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक सेकंड ईयर में है और इसके साथ साथ ये एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है. तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी गैशियस आयन को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. अब ये चूंकि प्योरली पानी के साथ रिलेटेड प्रोसेस है इसलिए इसको हाइड से शो किया जाता है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी. अब जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, यानी कि एनर्जी जो कि खारिज होती है या जज़ब होती है जब एक मोल गैशियस आयन को एक्सेस या सफिशिएंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाए. ये प्रोसेस एक्सो भी और एंडो भी हो सकता है. हाइड्रेशन एनर्जी को डेल एच हाइड्रेशन से या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से शो करते हैं. जिन फैक्टर्स के ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो दो हैं. एक है चार्ज और दूसरा है साइज. चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस. और चार्ज के साथ ये डायरेक्ट रिलेटेड है और साइज के साथ ये इनवर्स रिलेटेड है. अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और अगर उसका साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी. अब हाइड्रेशन एनर्जी को देखने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि स्मॉलर विल बिकम लार्जर. स्मॉलर विल बिकम लार्जर से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जो आयन छोटे साइज का होगा वो बड़ा हो जाएगा. कैसे बड़ा हो जाएगा? क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से और ज्यादा चार्ज होने की वजह से उसके गिर्द वाटर ज्यादा अटैच होंगे जिसकी वजह से उसका जो एपरेंट साइज होगा वो बढ़ जाएगा. इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में जो बच्चे छोटे होते हैं अपने या किसी के, उनको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ज्यादा अपने करीब रखते हैं या छोटे बच्चों के करीब ज्यादा लोग आते हैं, जबकि जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं आमतौर पर बच्चों के करीब लोग उतना नहीं आते. सो हाइड्रेशन एनर्जी को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए सपोज अगर हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिसॉल्व करें और हाइड्रोनियम आयन बने एक्वस या H पॉजिटिव एक्वस बने तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो -1075 किलो जूल पर एनर्जी रिलीज होती है. और आप ये देख सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि आपको एनर्जी मिलेगी. अब मुकम्मल तौर पे समझने के लिए हमारे पास ज़ाहिर है कोई इंडिविजुअल गैशियस आयन तो होता नहीं है, तो हम इंडिविजुअल गैशियस आयन को कहाँ से लाएंगे? तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए we will take an example of NaCl. NaCl को जब हीट करते हैं तो NaCl को हीट करने के बाद Na और Cl दो गैशियस आयन प्रोड्यूस होते हैं और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड del HL. del HL क्या है? दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. यानी कि जब कोई साल्ट गैशियस आयन में जाए या गैशियस आयन कंबाइन होके दोबारा आयनिक कंपाउंड या क्रिस्टल में चेंज हो तो उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. अब जब ये आयन्स बन जाते हैं उसके बाद अगर इन आयन्स को पानी में डिसॉल्व करें तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये आयन सोडियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस में चेंज होंगे. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन और इस एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन डेल एच हाइट. अब इस प्रोसेस में क्यों एनर्जी रिलीज होती है? अंडरस्टूड है कि जो लैटिस एनर्जी है किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए इस केस में वो पॉजिटिव होती है. अब डिपेंड करता है कि हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी. फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, सोडियम आयन के गिर्द 3 डायमेंशनल से वाटर आके अटैच होंगे. और वाटर कैसे अटैच होंगे? सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो उसके साथ जो वाटर अटैच होंगे वो थ्रू ऑक्सीजन अटैच होंगे. तो ऑक्सीजन और सोडियम का एक डाइपोल आयन इंटरेक्शन होगी या आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी. और अगर क्लोराइड होता तो क्लोराइड के साथ भी वाटर अटैच होते और क्लोराइड के साथ वाटर कैसे अटैच होते? क्लोराइड के साथ वाटर अटैच होते थ्रू हाइड्रोजन. सो यहाँ पे भी क्या होगा? डाइपोल और आयन की इंटरेक्शन होगी और ये भी 3 डायमेंशनल होगी. तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है. अब इसको फर्दर समझने के लिए कंसीडर करें ग्रुप फर्स्ट ए के आयंस.
जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हमें पता है कि लिथियम से सीजियम की तरफ आए तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है और आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है अगर वो आयनिक फॉर्म में हो। उसकी रीजन ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। सो अगर आप देखें तो लिथियम स्मॉलेस्ट साइज है, जबकि पोटेशियम लार्जेस्ट इन साइज है इन तीनों आइंस में, जबकि तीनों का चार्ज +1 है। तो इसलिए जो इफेक्टिव चार्ज है लिथियम के ऊपर वो ज्यादा है, लिथियम का साइज छोटा है, सो इसकी आइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यानी लिथियम को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ थ्रू आयन डाइपोल फोर्सेस कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। अगर रो में हम देखें यानी कि पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में हमने फर्स्ट 3 जो ग्रुप्स हैं उनको लिया है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और एल्यूमिनियम का 13 है। तीनों में इलेक्ट्रॉन 10 है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों के न्यूक्लियस में डिफरेंट है। सो एल्यूमिनियम का साइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम स्मॉलेस्ट साइज का है। सो एल्यूमिनियम का साइज कम है, उसके ऊपर चार्ज 3 गुना है कंपेयर टू सोडियम और 1 टाइम है कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसलिए एल्यूमिनियम के गिर ज्यादा वाटर अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनाइंस को देखें और एनाइन की एग्जांपल ली है मैंने ग्रुप 7A से, हैलोजन से। हैलोजेंस का आमतौर पर हम पोएम भी पढ़ते होते हैं कि फरीदा कल बाजार आई थी। तो यहाँ पे 4 आइंस मैंने लिखे हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड में 2 शेल्स हैं, क्लोराइड में 3 शेल्स हैं, ब्रोमाइड में 4 शेल हैं और आयोडाइड में 5 शेल हैं। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस और इस केस में आयनिक रेडियस है यानी एनायनिक रेडियस है, यानी आयन का जो रेडियस होता है उसको आयनिक रेडियस कहते हैं। अगर आयन एनायन हो तो उसको एनायनिक रेडियस कहते हैं। तो एनायनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। सो इस केस में सबसे कम एनायनिक रेडियस है फ्लोराइड का और सबसे ज्यादा चार्ज इस वजह से किसका होगा, फ्लोराइड का होगा। इसलिए फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब बात यह है कि जब भी किसी क्रिस्टल को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो पानी में डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन की जो एनर्जी होगी, जो एंथैल्पी होगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। यानी कि सॉल्यूशन की एनर्जी होगी ΔHL प्लस ΔH हाइट। अब अगर लैटिस को तोड़ते हुए ज्यादा एनर्जी लगे, लैटिस को तोड़ने से मुराद ये कि NaCl की एग्जांपल ही हम ले लें। अगर NaCl को तोड़ के Na और Cl बनाए तो उसमें जो एनर्जी यूज होगी डेफिनेटली उसको ΔHL कहते हैं। अगर वो ज्यादा हो किसकी बनिस्बत, आयंस को पानी में डिजॉल्व करने के बाद जो एनर्जी आती है उससे। सो ऐसी सूरत में अगर ΔHL इज ग्रेटर देन ΔH हाइट, सो एनर्जी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों, इसलिए कि साल्ट के या कंपाउंड के या क्रिस्टल के टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि उससे जो आने वाले आयंस हैं उनके साथ जब वाटर इंटरेक्ट करता है तो उससे एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इसलिए ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इसके बरक्स अगर लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सपोज अगर लैटिस एनर्जी 3 किलो जूल पर मोल है जबकि हाइड्रेशन एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई है, तो ओवरऑल देखा जाए तो -5 और +3 क्या होगा, -2। तो ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके लिए एक MCQ देखें। इन 4 ऑप्शंस में से उन्होंने पूछा है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा और जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब ये सारों को अगर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। F का एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये तीनों के तीनों जो आयंस हैं, चारों के चारों आयंस, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक
किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो आयंस होते हैं या वो स्पीशीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। सो आप देखें कि सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इसमें 12 हैं तो 12 प्रोटॉन होने की वजह से मैग्नीशियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा और उसका साइज स्क्वीज होके कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर की, यानी मैग्नीशियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी और इससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसलिए यहाँ पे जो चार्ली ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन।